गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अकाउंट के साथ साथ अब मैथ्स के भी सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और उसकी आपके प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप टर्म 1 के अंदर अच्छे नंबर लेके आइए। तो अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं CMA रविंदर अग्रवाल, जो ऑलराउंडर हैं, जो अकाउंट्स और मैथ्स दोनों जानते हैं। उनकी दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है। तो आपके प्यार को देखते हुए रवि सर ने भी मुझे बोला कि सर मैं भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो अब इसी चैनल पे आपको मैथ्स के सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे। और जो ये सैम्पल पेपर हमने पिक किए हैं, जिनकी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी है, उसी पब्लिशर्स की ये बुक है बेटा, विनेश टारगेट मैथ्स, और बहुत अच्छे इसमें सैम्पल पेपर हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज रवि सर आपको अब इस हफ्ते आई थिंक 3 या 4 सैम्पल पेपर की कोशिश की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए और हम टर्म 2 के लिए जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए हम और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो मैं रवि सर को बोलूँगा कि आज आपके साथ वो मैच शुरू करेंगे। आइए रवि सर। नमस्कार रवि सर। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी फॉर योर चैनल, कि बच्चों के लिए हम कुछ भला कर सकें, बच्चों के लिए कुछ सोच सकें। क्योंकि पहली बार CBSE के अंदर में ये जो क्वेश्चंस आए हैं MCQ पैटर्न आया है, एंड सो दे नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो हमारी बिल्कुल कोशिश होगी सर 3 से 4 पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें सर। और आप रवि सर का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप वीडियो को देखिएगा, आपको लगेगा कि आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट बताएंगे कि आपको जो 90 मिनट के अंदर आपको 40 सवाल करने हैं सर। हमें 40 करने हैं, अकाउंट्स 50 में 50 में से 40 करने हैं। कि हालांकि अकाउंट्स में 50 में 55 में से 45 करने हैं। तो वो आपके जिस हिसाब से सर प्रैक्टिस कराएंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप 90 मिनट की जगह आप 80 मिनट या 70 मिनट में आप अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अपना रिवीजन के लिए भी आपके पास 10 या 15 मिनट मिलेंगे। तो चलिए अब रवि सर आपके साथ बेटा मैथ्स की तैयारी कराएंगे। अब आज की जो मैथ्स की बागडोर है वो रवि सर संभालेंगे, क्योंकि मैंने बागडोर जो संभाली है अकाउंट्स की संभाली है। हालांकि रवि सर को अकाउंट्स भी आता है, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर मैं इनका कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता बेटा। मैं मैथ्स के मामले में अब नील बटा सन्नाटा हूँ। बिल्कुल समय लेंगे सर हम लोग आगे। तो सर आप करिए, शुरू करिए आप लीजिए और बच्चों के साथ बच्चों को देखिएगा कि हाँ अब कोई ना कोई तो आया है इस पैटर्न के अंदर हमारा को सलाह करने के लिए। मैं देता हूँ कि आप वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल की है या हम दोनों अपना और आपका दोनों का टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए रवि सर आप शुरू करिए आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जैसे भी सतीश जी ने बताया हमें यहाँ पे बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मैथमेटिक्स के अंदर में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50 में से, तो 10 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं ये भी स्ट्रेटेजी रखूँगा कि 10 सवाल हम कौन से वाले छोड़ने हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर एक बॉल को नहीं खेलना है, वो बॉल बिल्कुल नहीं खेलनी है जिस पे हमारा विकेट निकल जाए। तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, उसके लिए मैं तैयारी करनी होगी। अब मैं आना चाहूँगा बेटा यहाँ पे सेक्शन A के ऊपर आना चाहूँगा बेटा। सेक्शन A है, आपने जैसे इतना जानकारी आपने ली होगी पहले बेटा। सेक्शन A जो हमारे पास है, सेक्शन A के अंदर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको मालूम है 16 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 20। जो पहले हमारे 20 सवाल हैं बेटे, उसके अंदर हमें कितने करने हैं बेटा? उसके अंदर हमें 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगले जो 20 सवाल हैं सेक्शन 20 में 21 से लेके 40 तक, उसमें भी आपको 16 सवाल सॉल्व करने हैं। और जो सेक्शन C है, यस सेक्शन C जो है हमारे पास, उसके अंदर में हमें 10 में से 8 सवाल हमें वहाँ पर करने हैं बेटा। टोटल मिलाकर हमें 16, 16 और 8 टोटल 40 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आई होप आपकी तैयारियां हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका जो टॉपिक वीक है उसमें कोशिश करेंगे, अगर टाइम हमें अलाउ करता है तो उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम पहला सैम्पल पेपर यहाँ लेके आ रहे हैं। तो पहला सैम्पल पेपर हम शुरुआत करेंगे बेटा, वो आपके सामने बेटा यहाँ पे है आपके पास सैम्पल पेपर। तो आप देखेंगे बेटा सेक्शन A है हमारे पास। तो यहाँ पे पहले यहाँ हमने लिखा हुआ सेम एज इन CBSE सैम्पल पेपर। CBSE में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल हमारे पास है यस कि आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू निकालनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा ये। तो यहाँ में वैल्यू बतानी है tan इनवर्स, नॉट tan इनवर्स 10, cos इनवर्स
-2/7 -5/2 इस फंक्शन की क्या हमारे पास वैल्यू है इवेल्यूएट करा। जैसे हमारी कोशिश होगी हम टाइम को भी रिड्यूस करें कि हम 90 मिनट्स के अंदर में पेपर को कैसे सॉल्व करें। एक चीज़ यहाँ भी मैं बता दूँ कि आपको 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम आएगा। रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग टाइम में मैं क्या कहूँगा आपके लिए, आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप ये नहीं कि सारे क्वेश्चन रीड करेंगे, सेक्शन ए आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर में आप अपना माइंड सेट कर लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, और थोड़ा सा पेन से हल्का सा डॉट लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हो। इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा हमारे को बेटा, ठीक है, कि रीडिंग टाइम को हमें बेस्ट वे में क्या करना है, यूटिलाइज करना है, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर नहीं, मैं इसको 110 मिनट्स का पेपर मान के चल रहा हूँ। तो 110 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कोशिश करनी है कि हम जो हमारा 11:30 बजे पेपर शुरू होगा और 1 बजे ख़त्म होगा, इससे पहले आपका रीडिंग टाइम होगा 11:10 से लेके 11:30 तक आपका रीडिंग टाइम होगा, और 11 से लेके 11:10 तक आपको OMR शीट को फिल करने के लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी अंडरटेकिंग लिखनी है, जिसके अंदर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का सेट लिखना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होंगी आपके OMR के अंदर में। फाइन, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग। ये है जिसको कैसे सॉल्व करें। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वाला साइन माइनस का, cos इनवर्स -2/7। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा, ये आपने अपने NCERT में भी देखा होगा। NCERT में हमेशा कहता हूँ आपके लिए, गीता, बाइबल और कुरान है आपकी NCERT। तो बेटा इसमें क्या करें हम लोग, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपको ये पता होना चाहिए बेटा, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, ये होगा हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को मैं लेकर आगे चलूँगा और ये आगे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस में काम आने वाली है ये। और एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और मैं चाहूँगा जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखूँ तो आप अपनी नोटबुक बना लीजिए बेटा, साथ साथ में जब वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ एक नोटबुक बना लीजिए, और जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसके आप नोट करते जाइए जितने भी हमारे फॉर्मूलाज आए हैं। तो यानी कि पहले 2 पेज आप इन्वेस्टिगो के बना लीजिए, फिर रिलेशन फंक्शन के बना लीजिए, 2 पेज आप अपने AOD के बना लीजिए, डिफरेंशिएशन के बना लीजिए, LPP के बना लीजिए। 12-13 पेजेज में आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे इन्वेस्टिगो का क्वेश्चन आया तो इसका हम लोग आसानी से कर पाएँ सोल्यूशन। तो बेटा यहाँ, और ये साथ साथ मैं बता देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती है, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती है। ये आप लिख लीजिए बेटा साथ साथ में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सवाल आया तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ये हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ क्या बेटा, ये हमारे पास है cos इनवर्स -2/7। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, अगर इसको हम आगे चलते हैं तो ये आ गया बेटा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा बेटा कितना, cos इनवर्स -2/7 है तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस में cos इनवर्स 2/7। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया पाई माइनस cos इनवर्स x। ये कितना हो गया, साथ में माइनस का ये π/2 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, पाई में से π/2 गया तो ये π/2 माइनस cos इनवर्स 2/7 ये चीज़ आ गई। अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी बनेगी बेटा, यहाँ देखेंगे π/2 माइनस cos इनवर्स 2/7 है, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो ये भी हो सकता है ये साइन इनवर्स 2/7 प्लस cos इनवर्स 2/7 की वैल्यू भी π/2 होगी। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये साइन इनवर्स 2/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स 2/7 प्लस cos इनवर्स 2/7 इज इक्वल टू π/2 होगा। अब देखते हैं यहाँ ये 10 है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर में, इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत काम आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा बेटा, ये हमारे पास बनेगा, ये हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ हमारे पास आ चुका था बेटा, आपने देखा होगा, आप पीछे करके देख सकते हैं 10 आ गया था हमारे पास, और यहाँ हमारे पास आ गया था बेटा साइन इनवर्स 2/7 आ गया था बेटा। फाइन, साइन इनवर्स 2/7 आ गया था। उसके बाद अब मैंने देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर हम यहाँ चलते हैं तो साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 2 है यहाँ,
हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है बेटा 7 है, तो बेस कितना आ जाएगा मेरे पास, यस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में 45, जिसको हम लिखेंगे 9 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 हो जाएगा। तो अब मेरा ये कन्वर्ट करूँगा मैं इसको 10, इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 2 है और मेरा बेस है 3√5। अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लूँगा, ये बचेगा मेरा 2/3√5। देखिए 2/3√5, अगर कोई ऑप्शन हमारे पास आ रही है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए कि हमारे पास कोई ऑप्शन है 2/√35। येस ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर इज ए। तो ए के ऊपर क्या करेंगे बेटा, यहाँ सर्कल कर देंगे, तो फाइनल आंसर विल बी द ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है हमसे, हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा। यस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। तो अब यहाँ कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए f(x) एक फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस है x = 1, यहाँ हमें कॉन्टीन्यूस दे रखा है और यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है वैल्यू a और b, दो वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है। बाकी मैं कंटिन्यूटी में आपको आने वाले सवालों के अंदर में एक डीएल हॉस्पिटल रूल भी कराऊंगा, लेकिन डीएल हॉस्पिटल रूल एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है, जब 0/0 की फॉर्म आती है तब वो अप्लाई होता है, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना होगा क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यूटी के लिए आपको मालूम है अगर कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। यहाँ हमें चेक करना है x = 1 पे हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा बेटा। यस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट किस पे निकालेंगे बेटा, x → 1 माइनस, यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि कोई भी फंक्शन लेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी फिर आएगी बेटा हमारे पास क्या बेटा, राइट हैंड लिमिट आएगी एट x → 1+ कि 1 पे चेक करनी है। 1+ का मतलब है कि 1 से जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट x → 1 जो हमारे पास फंक्शन की है। समझिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो हमारा फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। तो ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन हमारा ये वाला लगेगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन हमारा ये वाला लगेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं आप लोगों के सामने, ध्यान से देखेंगे आप बेटा। लिमिट लेंगे x → कितना लेंगे बेटा, 1 माइनस लिया हमने, 1 माइनस में फंक्शन ए लगेगा ax² माइनस में b, और यहाँ आपको मालूम है इसको हम h → 0 में कन्वर्ट कर लेंगे और a जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे हम 1 - h² माइनस b, क्योंकि h → 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखेंगे 1 माइनस है तो 1 - h आएगा, 1 प्लस है तो 1 + h आ जाएगा। लिमिट x → 2 होती तो 2 - h और 2 + h हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, h को 0 पुट करो यहाँ पे, 1 - 0 तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा a - b आ गया। और ये तीनों चीज़ बराबर होती हैं तो a - b मेरा किसके बराबर है बेटा, यहाँ पे यस मेरा a - b किसके बराबर आ गया बेटा, 2 के बराबर आ गया मेरा। a - b 2 के बराबर है। अब मैंने निकाली राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिमिट लिखूंगा मैं x → कितना बेटा, 1+ लिखूंगा। 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से हमारी क्या है, छोटी है, इक्वल है। फंक्शन लग रहा है हमारा x + b वाला, x + b वाला फंक्शन लगेगा। ये आ जाएगी मेरी लिमिट s → 0 आ जाएगी बेटा मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 + h + b। अब h को यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, 0 पुट करेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास a + b आ जाएगा मेरे यहाँ a + b आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो a + b किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब मेरे पास दो यहाँ इक्वेशन आ गई हैं, तो अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ, मेरी a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे, ये आपने छोटी क्लासेस में किया ही है। a + b = 2 और a - b = 2, दोनों को ऐड करते हैं, ये कट जाएगा मेरे पास, 2a = 4 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर भी आप कैलकुलेशन देख लेना कहीं कोई गलती हमसे ना हो जाए। यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे पास आ गया h को मैंने 0 पुट किया तो a + b नहीं बेटा, यहाँ कितना आया था हमारे पास, ये 1 + b आया है बेटा। कितना है बेटा मेरे पास, यहाँ 1 + b आया है।
तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना होगा इन चीज़ों के ऊपर। कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। इससे मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ, b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं। a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, a माइनस 1 इज इक्वल टू 3, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यस 3 आ जाएगा। तो देखेंगे a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1 मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है। यस, मेरा आंसर आ जाएगा C। देखिए 2 सवाल करने में काफ़ी टाइम लग गया, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ जैसे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उन चीज़ों को हमें क्या करना है यहाँ पे अवॉइड करना है अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेटा। चलिए ठीक है बेटा, हम थोड़ा आगे चलेंगे बेटा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी है इस तरह का सवाल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है बेटा, इसका आंसर हमारे पास बनता है यस नल मैट्रिक्स बनता है। कैसे बनेगा देखेंगे अब जरा। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको मालूम है ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए होगा। तो ये सिमेट्रिक भी है, साथ साथ में स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों क्वालिटी हैं इसके अंदर में। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, माइनस ए हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया मेरे पास। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, वो यस वो मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा मेरे पास। क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स मेरे पास कहलाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारे लिए, इफ़ ए इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सवालों में आपसे पूछा जा सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ये कंडीशन यहाँ दे रखी है इन्होंने, और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये एक सीधी सी प्रॉपर्टी है जो आगे वाले सवालों में भी काम आ सकती है आपकी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल ये हमारे पास आंसर नंबर आ जाएगा। 4th का हमारा क्या पार्ट आएगा बेटा, यह सी पार्ट आ जाएगा। वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1। ये इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा सवाल है। आपको कह सकते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आपको कितना दे रखा है, आपको 4 दे रखा है, तो और इन्वर्टेबल है, तो बताइए उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर n का मतलब 3 × 3 ऑर्डर का है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर n 3 है तो 16 उसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप ये नोटबुक में नोट करने वाला फॉर्मूला है, ये नोटबुक में नोट करने वाला फॉर्मूला है, यानी कि मैथ्स के अंदर कुछ हद तक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे आ गए हैं बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। यस, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एओडी से आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है बेटा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है। टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये है और मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 15। ये साइंस वाले बच्चों को थोड़ा यहाँ सोचना पड़ता है कि सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स में बढ़ते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू आप जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जानते हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है हमारे पास। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का क्या करना है। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आपको dy/dx करना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू का आप डिफरेंशिएशन निकालिए, आपको ये फंक्शन दे दिया कितना बेटा, 3x² प्लस 36x प्लस 5। बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, जरा सा भी ध्यान हमारा इधर उधर हुआ हमारी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसका dy/dx निकालेंगे, ये तो डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन था। 6x प्लस 36 आ गया बेटा, ये मेरा 6x प्लस 36 आ गया। यहाँ मैं क्या पुट करूँगा बेटा, यस मैं यहाँ पे x को पुट करूँगा अब कितना, 15। इन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू मुझसे पूछा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना होता है तो टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, आप x से डिवाइड कर देते हैं। किससे, x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट है यहाँ पे हमारे पास। तो ये यहाँ पे x को 15 पुट करते हैं यहाँ पे, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 15 पे निकालेंगे 6 × 15 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 36, ये आ गया 126। देखेंगे क्या कोई ऑप्शन है 126, यस राइट, डी हमारे पास ऑप्शन आ रही है, तो डी इज़ द राइट आंसर है। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा,
26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्ट्स ऑफ ईच अदर ऑन लीफ। फिर से यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मैंने देखा है एमसीक्यू में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। पहले क्वेश्चन आते थे, सरकारी क्वेश्चन आते थे, एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया, इक्वेशन सॉल्व करने का, लेकिन अब इतनी सारी वेराइटीज़ आ गई हैं। और मैं आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ज़रूर एक ऐसी शीट दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कवर हो जाएंगी। लेकिन पहले हमारा टारगेट है कि कुछ हम सैम्पल पेपर कर लें, ताकि आपको 50 क्वेश्चन की एक दौड़ जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए कि यार 50 में से 40 क्वेश्चन मुझे कौन कौन से कवर करने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे इन्होंने कहा मैट्रिक्स ए और बी इन्वर्ट्स हैं ईच अदर के, दोनों के क्या एक दूसरे के इन्वर्ट्स हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, आपको बताना है कि यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगेगी। ये सिंपल सा है, अगर इन्वर्ट्स हैं तो इसका मतलब ए बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बेटा, आई होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, यस फिफ्थ का आंसर हमारे पास आ जाएगा, फिफ्थ नहीं 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये प्रोडक्ट मेथड में भी काफ़ी चीज़ें काम आती हैं जब हम प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर में। तो जब एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ए इन्वर्स ईच एंड ऑनली जब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू आई होगा। इसका मतलब ए इन्वर्स जो है वो बी के बराबर है और बी इन्वर्स ए के बराबर है। यहाँ पे ये कंडीशन भी इससे निकल के आती है, ये भी आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने डोमेन पूछा हमसे, डोमेन कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कशन करते हैं बेटा। यह 7th क्वेश्चन है डोमेन का। आपको मालूम है डोमेन का निकालना है, डोमेन और रेंज मालूम है। यहाँ पे एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, डोमेन एक्स की वैल्यू के लिए होता है और रेंज जो होता है बेटा हमारा वाई की वैल्यूज़ के लिए होता है। उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, वो डोमेन तब निकलेगा जब 4x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम लोग कहेंगे इसका डोमेन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मेन नंबर हमारे पास नहीं आता, क्योंकि अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो उसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके लिए x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 4x माइनस 0 से बड़ा होना चाहिए। x इज़ ग्रेटर देन 0 और ये 4 इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दूसरे तरीके से सोचें तो x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दे रखा था 0 से बड़ी है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आई, x की वैल्यू मेरी 0 और 4 के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों बातों का कंक्लूजन निकलेगा 0 से 4 के बीच में। इसका मतलब यस मेरा डोमेन कितना हो जाएगा, 7th का ए पार्ट आएगा मेरा डोमेन। यहाँ पे 7th क्वेश्चन का ए पार्ट हो जाएगा, यस का मतलब 0 से लेके 4 के बीच में आ जाएगा। चलेंगे बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, आई होप आप लोगों ने लिख भी लिया होगा उसको, नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। उसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है बेटा, उसके अंदर में हमें मैट्रिक्स से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आधा क्वेश्चन उधर है और आधा क्वेश्चन ये बेटा उधर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ देख लेते हैं, ये आपको नज़र आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यूज़ हम बाद में देख लेंगे बेटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास x प्लस वाई 2x प्लस जी x माइनस वाई 2z प्लस डब्ल्यू ये इसके बराबर है। तो बहुत आसान है, ये डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मतलब कंपेयरिंग कर लीजिए बेटा। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा मेरे पास। x प्लस वाई मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरी ये बन के आती है, एक बन के आ रही है मेरी कितनी बेटा, 2x प्लस जी इज इक्वल टू, इसको z बोलते हैं या g बोल लीजिए इसको, इज इक्वल टू 7 हो गया। और 2z प्लस w मेरे पास कितना आ गया, 2z प्लस w, और 2 और z को 2 को घुमा लेते हैं हम लोग, 2z प्लस w इज इक्वल टू कितना 10 आ गया। ये मेरी तरह गलती नहीं करें क्योंकि 2 और z में कन्फ्यूजन हो, 2 है हमारे पास। सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया, कट गया, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 2 आ गई है बेटा। x 2 आ गया, यहाँ पे पुट किया, x को 2 पुट किया, तो y भी कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। तो यहाँ हम देखना चाहेंगे आंसर, इनका भी देखेंगे, पहले निकाल लेते हैं। x 2 है मेरे पास, y 2 है। अब 2x प्लस जी है, x को यहाँ 2 डालोगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा मेरा 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई है, और यहाँ पे z डाल दिया मैंने, 3 3 2 जा 6, तो w मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 2 3 और 4, ये मेरी वैल्यूज़ होंगी।
तो इस तरीके से सॉल्व करके मैं दोनों मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को क्या करूँगा बेटा, यहाँ कंपेयर करूँगा। तो यहाँ मेरा आंसर आएगा 2 2 3 4। देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन ये सही है बेटा हमारे पास। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है बेटा 2 2 3 4 कोई वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। बिल्कुल पहला ही इसका आंसर आ गया हमारे पास। येस, दिस इज़ द राइट आंसर। तो पहला आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 2 3 4। ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत ही आसान सवाल था, आई होप ये आप कर सकते हैं इजीली यहाँ पे। तो हमारे पास अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, किस तरह से करना है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको स्लोप निकालनी है नॉर्मल की। देखिए नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो पहले आप टेंजेंट की स्लोप निकालिए, और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ एओडी का फॉर्मूला लिखिए, वहाँ पे लिखिए m1 m2 = -1। उसके बाद जरूर हम एक ऐसी क्लास लेके आएंगे आपके लिए जिसके अंदर में चैप्टर वाइज हम 1-1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, जो 4 से 5 जो 6 चैप्टर हमारे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे, तो y = कितना है बेटा हमारे पास, 2x² + 3 sin x। बाकी आप जिस चीज़ की आपकी डिमांड हो वो आप बताना, सर इस तरीके से हमें करा दीजिए कि हमारा काम हो जाए मैथमेटिक्स में। dy/dx निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा 4x + 3 cos x आ गया। ये मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। पहले मैं इसकी स्लोप निकालता हूँ एट x = 0। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, dy/dx = x = 0 आ जाएगा। 4 × 0 + 3 cos 0। cos 0 1 होता है, ये 0 हो गया। तो इसकी स्लोप मेरे पास कितनी आती है निकल के बेटा, स्लोप हमारे पास की 3 आ जाती है बेटा। स्लोप 3 आ गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, सिंपल सी बात है, -1/3 हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर होती हैं तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला कि m1 m2 = कितना होता है बेटा, यस m1 m2 = -1 हमारे पास होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्लोप पूछी, यस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9th का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, यस डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी हमारे पास का आंसर आ जाएगा। चलिए आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार इसको कॉपी करिए बेटा। आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ पूछा रहा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। यस, प्रिंसिपल वैल्यू आपने चैप्टर के अंदर याद की होंगी, एनसीईआरटी के दूसरे 30 पेज के ऊपर दी हुई है हमें। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉस की, तो आपको मालूम है 0 से किसके बीच में होती है बेटा, इसकी वैल्यू अगर हम बात करते हैं कॉस की, कॉस इनवर्ट एक्स की वैल्यू जो आएगी 0 से लेके किसके बीच में आती है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 से लेके आपके पाई के बीच में आती है। तो देखते हैं कैसे निकालें। यहाँ पे हमारे को दे रखा है बेटा कॉस इनवर्स -1/2। इसको फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला हमारे पास था, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको बेटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो वही हम लोग चीज़ लिखेंगे बेटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस में कॉस इनवर्स 1/2। देखिए कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, यस कॉस 60 डिग्री की होती है। इसका मतलब पाई माइनस कितना आ जाएगा बेटा, ये π/3 मेरे पास आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, पाई माइनस π/3 बहुत आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप देखिए क्या 0 और पाई के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 10th का बी पार्ट आ जाएगा ये, और 10th का बी पार्ट हमारे पास क्या बनता है बेटा, ये 0 से लेके कितनी आ गई, पाई के बीच में 2π/3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया सवाल है। कई बच्चों को चैप्टर टफ लगता है रिलेशन फंक्शन का, तो मेरा मानना है अगर आपने नहीं किया है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बेटा, छोड़ भी सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ एक रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। तो आपको बताने की कौन सी बात सही है। पहली बात आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन को करने का तरीका। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है,
अपना रिलेशन किससे है बेटा, अपने से ही है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब 1 2 देख लिया हम लोगों ने, अगर 1 2 यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या जरूरी है, अपना रिलेशन अपने से 1 1 2 2 3 3। चलो जी, अब हमारे को चेक करना है यहाँ पे ट्रांजिटिव से पहले सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। देखते हैं क्या 2 का रिलेशन 1 से है, यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है बेटा, यस ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव है क्या, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से ये है, ये ट्रांजिटिव है। ऑप्शन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है ये। अच्छा इन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव और हमारे पास ये ट्रांजिटिव आ रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन में नहीं है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ जी अभी तक तो ये ठीक लग रहा है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या आ जाएगी, यस। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 11th का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका 11th का पार्ट हमारे पास सी आ जाएगा बेटा। चलिए तो ये हमारी बुक थी विनेश जी की टारगेट 1 सैम्पल पेपर, बहुत बढ़िया बुक है और आपके लिए बिल्कुल ही एक मोटिवेशनल रहेगा कि आप इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ एक्चुअली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12th में मैं थोड़ी सी आपको चाहूँगा करेक्शन कराना चाहूँगा। 12th में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पे आपका क्या है, जो ये फंक्शन दिया हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको नज़र आ रहा है यहाँ, उसके अंदर एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, काफ़ी बच्चों ने देख लिया होगा। यहाँ पे tan इनवर्स आएगा बेटा, और उसके साथ ही देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी दे रखा है और 12 भी दे रखा है। दोनों सवालों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, देखो tan इनवर्स करके यहाँ tan इनवर्स आएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x करना है। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी यहाँ कराने जा रहा हूँ, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे देखेंगे ज़रा। तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ क्या है, ये चीज़ है। तो इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है बेटा, y दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने फंक्शन दिया हमें अंडर रूट में कितना 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर -1/x, ठीक है जी। और यहाँ पे था हमारे साथ साथ में tan इनवर्स था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आपको सिचुएशन बताई दी गई थी, x को tan थीटा पुट करेंगे, x को यहाँ tan थीटा या cot थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन होते हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं, वो हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो tan इनवर्स x हमें यहाँ पे जो फंक्शन है इसको कन्वर्ट करने के लिए x को क्या पुट करेंगे बेटा, tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा। चलिए tan थीटा पुट करते हैं, क्या हो जाएगा y = tan इनवर्स अंडर रूट में कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा बेटा, यस tan थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा y देखिए आप कहेंगे सर 1 नंबर के हिसाब से तो बहुत बड़ा सवाल है। यस सर, आपको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया कराते कराते, अभी तक तो हम 10 सवाल ले पहुँचे हैं, लेकिन मैं समझा भी आपको साथ साथ में रहा हूँ। अब देखते रहिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहाँ ये कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो सेकेंड थीटा ये हमारे पास आ जाएगा। इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करें बेटा, ये देखेंगे। तो y आ गया हमारे पास tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 1/cos थीटा -1/sin थीटा cos थीटा। ये आ गया मेरे पास। यहाँ cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, देखिए cos थीटा एलसीएम आएगा तो y tan इनवर्स ये रह जाएगा 1 - cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। ये कट जाएगा हमारे पास, तो y रह गया हमारे पास tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा। देखिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा 1 - cos थीटा sin थीटा। आपको आई होप नज़र आ रहा होगा बेटे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि अभी मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ये मेरे पास आ गया y tan इनवर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 1 - cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और sin थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा/cos थीटा/2। बहुत आसान है और बिल्कुल सुस्त नहीं रहना है बेटा, करते रहना है, मैथ्स करने से ही आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, sin थीटा/2 तो sin थीटा/2 गया, ये रह जाएगा y tan इनवर्स tan थीटा/2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, y हमारा थीटा/2 रह गया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे,
थीटा की वैल्यू कितनी है, यस यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था ये, वैसे जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का है। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपको मालूम है 1/2 कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो बी को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे, यस बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। आप इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सवाल बड़ा था, 1 नंबर के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से मैं अगर होता तो छोड़ के आता, लेकिन नहीं छोड़ने का एक रीज़न रहेगा कि 14 सवाल भी ऐसा ही है, तो मैं छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि पेपर में शायद मुश्किल है। सैम्पल पेपर में आपको ज़रूर दे दिया ये, लेकिन पेपर में हो सकता है आपको ये ना दिया जाए, दोनों सेम। इसका डिफरेंस इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, कितना निकल के आया, ये x/x इतना निकल के आया। अब tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे इसको हम u मान लेते बेटा, फिर से मैं कहूँगा बेटा, इसको हम क्या मान लेते बेटा, यस इसको हम क्या मान लेते, u मान लेते बेटा, इसको हम यहाँ पे u मान लेते हैं। और u मान लेते तो कैसे करते हैं हम लोग, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। u और v मान के इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। इसको एक बार हम रब कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मैंने मान लिया, ये मेरा u निकल के आ गया, कितना आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा u निकल के आ गया। इस फंक्शन को मैंने u माना था पहले वाले को, तो मेरे पास ये फंक्शन निकल के आ गया du/dx, du/dx निकल के आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को v मान लिया, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, वो मेरा था tan इनवर्स x। इससे मेरा निकल के आएगा क्या बेटा, यस dv/dx निकालूंगा, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों को तो देखते ही आइडिया लग गया, du/dv निकालना है। du/dv निकालने का तरीका क्या है, du/dx अपॉन dv/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, और उनको आप डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा बेटा, देखिए ये आ रहा था मेरा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा था मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यस मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका C आ जाएगा। तो 14 का मेरा जो आंसर आएगा वो C हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी हद तक एक ही तरह के हो गए। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से कहूँगा मैं, फिर से ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। 13 क्यों ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है मेरे लिए बेटा, उसका रीज़न ये है क्योंकि फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको मालूम है a' इज इक्वल टू कितना होगा, a। तो पूछ रहा है a की पावर n क्या होगा, तो a की पावर n क्या होगा, a की पावर n, तो वो भी क्या सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा आपका, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो क्या होगा, तो 13 में हम लोग लिखेंगे यस ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए इसका मतलब अगर मैं इसका अगर डायगोनल निकालता हूँ, मतलब इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालता हूँ a की पावर n डैश का, तो कितना आएगा बेटा, वो a की पावर डैश की होल पावर में इसको n लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे का है, तो इसका मतलब a का डैश ये हो गया, और ये a के बराबर है तो a की पावर n हो गया। इसका मतलब अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन फिर भी कहूँगा मैं, इन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और एग्ज़ाम होने से पहले इनको ज़रूर करके जाएंगे। अगर a सिमेट्रिक होगा तो a की पावर n भी क्या होगा बेटा, यस वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बेटा हम लोगों ने 14 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। बेटा हम थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा 14 क्वेश्चन के साथ। पहले पार्ट में हम 25 तक क्वेश्चन कोशिश करेंगे ट्राई करने की। अब चलते हैं बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यस बहुत ही प्यारा सवाल है कि ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि मेरा ये चैप्टर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या कोई ऐसा कोई थ्योरी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। यस अगर आपका a डैश माइनस a के बराबर है तो ये आपको याद रखना है, कभी भी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कंडीशन क्या है, a इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टीज़ में लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ जो आपने अपनी एक नोटबुक बनाई है उसके अंदर में पहले 2 पेजेस के अंदर में रिलेशन फंक्शन, अगले 2 पेजेस के अंदर में इन्वर्स ट्रिगो, अगले 2 पेजेस में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर 2 में डिफरेंशिएशन, 2 में एओडी, और लास्ट के 2 पेजेस में आपको एलपीपी के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन हो गए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी चेक कर लेना, कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स लेना जरा और उसका आप निकाल लेना, उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आखिर क्या कहता है। इक्वेशन निकालनी है हमारे को, किसकी निकालनी है, और यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है टू द कर्व है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और इसके क्या है वो पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द लाइन टू द कर्व पैरेलल टू, तो यहाँ पे इसके नॉर्मल की जो कर्व है, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, पहले मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप कितनी आएगी बेटा, dy/dx। आई अब वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है विजिबिलिटी के हिसाब से, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। फिर कुछ रह जाएगा तो उस पोर्शन को हम सॉल्व वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और dy/dx। और देखते हैं एक क्वेश्चन जरूर हम, एक दो क्वेश्चन जरूर हम गलत भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप देखते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नहीं लिखते कि भाई कहाँ गलती हुई है। तो देखें यहाँ पे x log x का 1/x, log x को रख दिया, x का 1 हो गया, ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया, ये मेरे पास dy/dx आ गया कितना 1 प्लस log x, ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। अच्छा ये तो स्लोप नॉर्मल की आई है, वो टेंजेंट की आई है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1/1 प्लस log x। आपको मालूम है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, यस परपेंडिकुलर होते हैं। फाइन, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे इसकी स्लोप निकालते हैं। 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इसकी स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो इसकी स्लोप 1 आ गई हमारे पास। फाइन बेटा, तो इसका मतलब ये मेरे पास -1/1 प्लस log x इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यस ये दोनों मेरे पास बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसकी स्लोप मेरे पास कितनी आई है, सॉरी ये कटने के बाद 1 आई मेरे पास, तो -1/1 प्लस log x इज इक्वल टू 1 होगा बेटा। क्या होगा बेटा, इसको हम रब कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं, -1 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस log x, इसको उधर लेके आएंगे, -2 इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल पावर ले लेते हैं, e की पावर -2 और e की पावर log x हो जाएगा। अब e log की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरे पास x की वैल्यू e की पावर -2 आ जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, e दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल पावर ले लेते हैं, तो e की पावर -2 और e log जो होता है वो 1 होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/e²। अगर दूसरी भाषा में कहें तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/e² आ गई, यानी कि e की पावर -2 ही लिख दिया मैंने, क्योंकि ऑप्शंस में भी मेरे को e की पावर -2 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब x आ गया, अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा y में, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, x log x है, y कितना आ जाएगा, e की पावर -2 log e की पावर -2, ये 1 हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाती है, तो y आ जाएगा 2 e की पावर -2। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, e की पावर -2 कॉमा 2 e की पावर -2, ये मेरे पास पॉइंट निकल के आ गया, ये मेरे पास पॉइंट निकल के आ गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है बेटा, नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ e की पावर -2, स्लोप -1, x माइनस e की पावर -2, तो y माइनस 2 e की पावर -2 माइनस x प्लस e की पावर -2, इसको इधर ले आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ e की पावर -2। देखो क्या कोई ऐसी हमारे पास ऑप्शन आ रही है बेटा, यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 e की पावर -2, तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। एक बार आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। तो यहाँ मुझे करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आई है, e की पावर -2 आई है, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, यहाँ पे -1 -2 आ गया था, x की वैल्यू -2, तो e की पावर -2 आ गया था। x मेरे पास एक बार देखिए ज़रा अभी, x मेरे पास आ गया, y आ गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ e की पावर -2 आया, लॉग ये वैल्यू 1 हो गई मेरे पास बेटा।
ये मेरे पास कितना हो गया बेटा, ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ये -2 बचेगा, आ जाएगा -2 आएगा बेटा यहाँ, ये गड़बड़ी हुई है, -2 आएगा यहाँ, और ये -2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमसे गलती हुई है। और देखिए स्लोप यहाँ +1 आएगी हमारे पास, ये +1 रहेगी, तो हमारे पास ये माइनस रहेगा यहाँ पे। अब इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी स्लोप भी कितनी थी बेटा, उसकी हमारे पास 1 आई थी, हम लोगों ने -1 पुट कर दी थी। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं यहाँ से बेटा हम लोग, तो आप इस इक्वेशन को ठीक कर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर -2 इज इक्वल टू 1x माइनस e की पावर -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर -2 इज इक्वल टू x माइनस e की पावर -2, इधर लेके आइए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 e की पावर -2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 e की पावर -2। देखिए क्या ऑप्शन आ रही है, कोई है हमारे पास कोई ऑप्शन, यस हमारे पास ये ऑप्शन जो आ रही है यहाँ पे 16 क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो हमारी है वो बिल्कुल मैच कर रही है, तो 16 का आंसर आ जाएगा। ये देखिए छोटा सवाल था, फिर से ऐसे सवालों को बिल्कुल इस सेक्शन से छोड़ना बनता है जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए जो बेस्ट 16 क्वेश्चन है वही आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए बेटा ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, बड़ा सवाल था अपने आप में ये भी एक, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा हम लोग। तो अब आएंगे 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है बेटा। यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपको 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर करके यहाँ मुझे बताएं एक बार बेटा। यहाँ मुझे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अब बताएंगे कि यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास क्या आने वाला है बेटा। 17 क्वेश्चन सॉल्यूशन सेट निकालना है, यस इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है और x की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो निकालनी है। मैं तब तक पानी पी के आऊँगा, तब तक आप सॉल्व करेंगे। 4 - 2 2x 25 5x स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट जो है मेरे पास 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करिए बेटा तब तक। आई होप आप लोगों ने करा होगा। अब ज़रूर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करते हैं इसको बेटा। इसके थ्रू करा हम लोगों ने 1 के थ्रू, ये गया ये गया, ये आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 10x। इस तरह के सवाल भी पूछते हैं, जैसे 1 नंबर के हिसाब से बड़ा है लेकिन आसान है तो कर लेते हैं बेटा हम लोग। चलिए मैं डू योर सेल्फ कर रहा हूँ, DYS डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, मैं इसका आंसर जरूर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास बेटा C पार्ट आएगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, C आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास। C इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। -1 और 2 आप सॉल्व कर लेना। सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, जो कि आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। 17 का C पार्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 जो है टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू sin x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये देखिए x 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3, dy/dx आ गया बेटा, और sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस में 2
तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यस cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा मेरे पास। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पे, इन्होंने अलग अलग भी कर रखा है। तो dy बाई डी एक्स कितना देखते हैं, cos x बाई 3 माइनस 2 बाई 3, बिल्कुल झल्ला सा क्वेश्चन है बेटा ये तो। cos x बाई 3 माइनस 2 बाई 3, यस 18 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। 18 का आंसर हमारे पास सी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम ये वाला पार्ट ख़त्म होता चला जा रहा है हमारा। 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 में कह रहा है कि रीजन रिप्रेजेंटेटेड बाय x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। इनको मैं बोलता हूँ सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसका मतलब हमारा जो एरिया है यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। समझ लीजिए बॉलीवुड है आपका, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, यस ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू जो होती है 0 से क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे बिल्कुल देखते हैं हमें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व निकालनी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। एट 0 और 0 0 0 हमें पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, देखिए 0 एक इधर रह गया, एक उधर रह गया। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें दे रखा है। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स हमें दे रखा है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, यस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक कहा, ये cos x आ गया हमारे पास। नॉर्मल की निकालनी है, पहले इसकी स्लोप निकालिए 0 0 पे। डी वाई डी एक्स निकालोगे 0 0 पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, cos 0 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, ये तीसरी बार यूज़ हो रहा है बेटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी कितनी आ जाएगी, यस बेटा ये -1 आ जाएगी, क्योंकि स्लोप जब एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका प्रोडक्ट -1 आता है। अब हमसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस में 0 आ जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -x रह जाएगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। देखता हूँ क्या ऑप्शन है कोई मेरे पास, यस मेरे पास यहाँ सी ऑप्शन आती है, तो ये 20th का मेरा सी पार्ट आ जाएगा। 20th का आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, अभी हम लोग सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी डिस्कस करेंगे और सेक्शन सी भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे अगर ये 20 क्वेश्चंस आए हैं तो मुझे एक चीज़ करनी है बेटा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे देखना है बेटा कि यहाँ मैं सवाल कौन से छोड़ के आता। अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं कौन से सवाल छोड़ के आता, ये आप एनालिसिस करिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप उसमें से वो सवाल छोड़ेंगे जो आपको नहीं आता है। मैं फिर से कहता हूँ, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो आप छोड़ेंगे, नेचुरल सी बात है, वो छोड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जो आपको बबलिंग करनी है बेटा, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे बबलिंग करने के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर का 1, ये आपके 4 सर्कल बने होंगे, एक यहाँ बॉक्स बना होगा और यहाँ पे फिर 1 लिखा होगा। अगर आपने ए पे सर्कल कर दिया इट्स फाइन, आपने इसको बबल किया। यहाँ लिखना ना भूलें, यहाँ लिखना ना भूलें आप, यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया और आपको लगता है कि यार मुझे तो छोड़ना है, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र के अंदर यहाँ अगर आपने सर्कल कर दिया, इसका मतलब आपका अनअटेम्प्ट हो गया। दूसरी बात, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हों इसके रिगार्डिंग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपने क्या करा, यहाँ पे यहाँ ये सर्कल कर दिया सी, ये आपका बॉक्स बना हुआ था बेटा और ये आपका अलग बना हुआ है। तो ये तो अनअटेम्प्ट करने के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को तब यूज़ करेंगे जब आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है। आप यहाँ लिखने के बाद यहाँ अगर आपने सी नहीं लिखा तो भी ये क्या माना जाएगा, आपका अनअटेम्प्ट क्वेश्चन माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हों तो ज़रूर आप देखेंगे। तो बेटा ठीक है, इस वीडियो में हम इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। सेक्शन बी और सी पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।